कई सालों पहले की बात है, जब दुनिया इतनी मॉडर्न नहीं हुई थी। ऐसे वक्त में रहने वाला एक आदमी संदेश एक बैलगाड़ी में अपने गांव मंदराचल लौट रहा था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसे वो पढ़ रहा था। संदेश, तुम पापा बन चुके हो और शायद जब तक ये लिफाफा तुम तक पहुंचे तब तक 1 महीना बीत चुका होगा। हमने लल्ला का नाम विद्युत रखा है। जल्दी लौट आइएगा। आपकी विमला। संदेश ये चिट्ठी पढ़कर बेहद खुश था, पर इसे पढ़ते पढ़ते वो कुछ सोचकर रोने लगता है। शाम हो जाती है और संदेश अपने घर पहुंचता है। घर आते ही उसकी बीवी विमला अपने बेटे विद्युत के साथ उसका स्वागत करती है। आइए, स्वागत है आपका। बहुत देर हो गई आपको आने में। मैं तो कितना डर गई थी और आप भी यहाँ नहीं थे। रास्ते भर यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि इतने मुश्किल वक्त पर मैं तुम्हारे पास नहीं था। काश कोई ऐसी चीज होती जो हमें तुरंत ही बात करवा देती एक दूसरे से। तुम्हारे दुख सुख में साथ में ना रह पाया और आया भी तो भी इतने दिनों बाद। इतना कहते ही संदेश की आंखों में आंसू आ गए। अरे आप रोइए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, इस मामले में मैं जरूर कुछ करूंगा। कुछ ऐसा बनाऊंगा जो हमारी जल्दी से जल्द बात करा दे। जी, आप जरूर कुछ बना लेंगे, मुझे यकीन है आप पर। रात बीत गई और अगले दिन गांव के कुछ दरख्तों के पास संदेश एक तस्वीर बना रहा था। संदेश को मशरूफ देखकर एक बाबा संदेश के पास आते हैं। इस किताब में क्या चित्र बना रहे हो बेटा? संदेश बाबा को लकड़ी से बने एक छोटे से डिब्बे की तस्वीर दिखाता है। मैं एक मशीन बनाने की सोच रहा था, इन खास दरख्तों से, जो हमें कितनी भी दूर होने पर एक दूसरे से बात करने में मदद कर सके। अरे वाह, पर इसे बनाओगे कैसे? इन दरख्त से जो ऊर्जा का संचालन और संचार करते हैं उससे, और इस दरख्त की ऊर्जा समझने और भापने की शक्ति का इस्तेमाल तुम इस मशीन में कैसे करोगे? मशीन का जो चित्र मैंने आपको दिखाया उसी तरह के मैग्नेट वाला मशीन बनाऊंगा। बस दिक्कत यह है कि यह मशीन उन अलग अलग ऊर्जाओं को पहचानेगा कैसे? ध्यान से सुनो बेटा, शायद इससे तुम्हारी योजना कामयाब हो जाएगी। बाबा ने संदेश को पूरी बात बताई। संदेश को मानो उसका जवाब मिल गया हो। आपका शुक्रिया। दुआएं दे बाबा। तुम्हारा अच्छा हो। संदेश तुरंत अपने दोस्त उद्धव को बुला लाता है। दोनों दरख्त काटने के औजारों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। इस दरख्त को काटकर हम एक स्तंभ खड़ा करेंगे और भी कुछ इस तरह के छोटे छोटे यंत्र बनाने हैं। संदेश वही तस्वीर अपने दोस्त उद्धव को भी दिखाता है और साथ ही उसे उस यंत्र के बारे में बताता है। ये तो बड़ा ही काम का यंत्र है, पर ये काम कैसे करेगा? अरे सब्र रखो, पहले बन जाने दो, फिर बता दूंगा। अच्छा भाई, ठीक है। दोनों ही दरख्त काटते हैं और उस दरख्त को काटकर कुछ ही दिनों में उस तस्वीर की तरह एक लकड़ी का स्तंभ तैयार हो जाता है। लो भैया, बन गया लकड़ी का स्तंभ और चित्र के तरह ही चुंबकीय यंत्र। अब जल्दी बताओ कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है? भाई बस कुछ देर और रुक जाओ, वो आती ही होगी। अब कौन आ रहा है? तभी वहाँ पर विमला आती है। बस तुम्हारा ही इंतजार था। आओ विमला। माफ कर दीजिएगा जी, वो लल्ला सो ही नहीं रहा था, इसलिए देर हो गई। अब बताइए भी, क्या खास दिखाना था आपको? बताता हूँ। जब हम दोनों इस यंत्र और स्तंभ को एक साथ छुएंगे तो वो हमारी ऊर्जा पहचान ले गया, और जब भी हम एक दूसरे से बात करना चाहेंगे ये हमारी बात करा देगा। क्या सच? हाँ बिल्कुल ठीक। चलो अब इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। विमला, संदेश और उद्धव तीनों स्तंभ को छूकर कुछ देर तक खड़े रहते हैं
और उस लकड़ी के स्तंभ से आवाज आने लगती है। हाँ, इससे तो आवाज आई। इसका मतलब है कि तुम्हारी ऊर्जा स्तंभ ने और इस यंत्र ने पहचान ली है। अच्छा, तो भाभी आप ऐसा करिए, आप घर चली जाइए और हम यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे। विमला अपने घर आ जाती है और उस यंत्र को एक टक निहारती है। तभी अरे विमला, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, हे मालिक, गजब की माया है। ये यंत्र तो सच में बोलता है। वाह भाई, क्या चीज बना दी। इससे तो कस्बे की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तीनों उसे देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। कुछ महीने बीत गए और संदेश ने बाजार में मॉडर्न यंत्र की दुकान खोल ली थी। अब गांव में लगभग हर आदमी इस यंत्र का इस्तेमाल कर रहा था। संदेश अपनी दुकान में बैठा था, तभी वहां पर उद्धव आ जाता है। अरे भाई उद्धव, क्या बात है? ऐसे परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हो? परेशान नहीं संदेश भाई, बस कुछ सोच में डूबा हुआ था। संकोच कैसा? जो कहना चाहते हो कह दो। बात यह है संदेश की, बगल के कस्बे के मुखिया मेरे घर आए थे और मैंने उसे इस यंत्र के बारे में सब बता दिया और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर तुम नाराज क्यों हो? ये यंत्र किसी के काम में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तुम उनसे ही पूछ लो, खुद समझ जाओगे कि क्या बात है। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें बुला लाओ, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। कुछ वक्त बाद वहाँ पर बगल के गांव के मुखिया आ जाते हैं। तो आप ही है संदेश, बहुत बातें सुनी है मैंने आपके। उद्धव ने कहा कि आप मुझसे यंत्र के बारे में बात करना चाहते हैं। सीधे रास्ते पर आता हूँ। तुम इस यंत्र को बनाने का तरीका मुझे दे दो, हम इससे काफी पैसे कमा लेंगे। और ये दरख्त जो बस तुम्हारे कस्बे में उगते हैं, उन दरख्तों को मुझसे बांट लो, तुम्हें इसके बहुत पैसे दूंगा। मुखिया जी, मुझे दो चीजें बताइए। अगर सोने की कीमत 0 हो जाए या इतना बढ़ जाए कि 10 कस्बे का खजाना कम पड़ जाए, तो ये दोनों फासलों में क्या होगा? अगर कीमत 0 हुई तो संदूक की जगह सड़कों पर पड़ा होगा, और इतना बढ़ जाए तब तो ये पूरे देश में बस गिने चुने लोगों के पास होंगे। बिल्कुल ठीक कहा मुखिया जी, और मेरे लिए ये सोना यंत्र है जिसे मैं सबके पास पहुंचाना चाहता हूँ। तो इसकी कीमत कितनी रखनी है और दरख्तों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये दोनों चीजें मैं आपके हाथ में नहीं रख सकता। आम लोगों के पास ये होना भी नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारे हाथ खजाना लगा है और इसका रहस्य उन चमत्कारी दरख्तों में है। और अगर तुम इस बात को नहीं मानते हो तो फिर ठीक है। संदेश मुखिया की बातों में नहीं आया तो मुखिया वहां से गुस्से में चले गए। जब कोई ऐसी खोज होती है जो लोगों को बहुत साल आगे ले जाए, तो कामयाबी के साथ साथ उस पर बुरे लोगों की भी नजर पड़ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे? ये जरूर दरख्तों के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। उद्धव, मेरी बात सुनो, तुम आज उस स्तंभ के पास निगरानी रखोगे, पर अगर वो दरख्तों के पास चला गया और उन्हें काट दिया तो? हाँ, इसीलिए मैं वहां खड़ा रहूंगा। वो चाहे दरख्तों के पास जाए या स्तंभ के पास, वो जहां भी जाए हम एक दूसरे को यंत्र की मदद से एक दूसरे को बता सकते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं रात होते ही अपनी जगह पर पहुंच जाऊंगा। रात हो चुकी थी और तब स्तंभ के पास कोई नहीं था। तभी वहां पर वही दूसरे गांव का मुखिया कुछ कर रहा था। उद्धव ये सब कुछ एक दरख्त के पीछे से छुपकर देख रहा था। वो तुरंत संदेश से लकड़ी के यंत्र पर बात करने लगता है। संदेश, वो यहाँ आया है स्तंभ के पास, जल्दी आओ वरना वो स्तंभ को काटने लगेगा। बस अभी आया भाई। मुखिया स्तंभ के ऊपर कुल्हाड़ी जैसे ही चलाने जाता है, वो दोनों दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और एक रस्सी से बांध देते हैं। आपको मैंने बोला था ना कि आप इस यंत्र और कस्बे के मामले में घुसपैठ ना करें, पर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ?
और मैं ये सब कुछ करने वाला हूँ इसी मशीन की वजह से। और आपकी बातें जो लालच से भरी थी, उन्हें सुनने के बाद इसका अनुमान लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। अब तुम क्या करोगे? मुझे यूं ही इसी तरह से बंदी बनाकर रखोगे? जब तक आपके कस्बे से यहाँ कोई आता नहीं, तब तक आप यही बंद रहेंगे। पर मैं जब यहाँ से निकलूंगा, मैं तभी भी कोशिश करूंगा। इस यंत्र का पूरा इस्तेमाल करो और बहुत पैसे कमाओ। आखिर इन छोटे लोगों को इस यंत्र को देकर क्या फायदा? बहुत पहुंच है मेरी, इतने पैसे होंगे जितने कि तुम सोच भी नहीं सकते। अभी भी वक्त है, मुझसे हाथ मिला लो। हाँ ठीक है, बहुत बकवास कर लिया आपने। अब आप मेरे घर के पास ही बंद रहेंगे और इस मामले में सोचेंगे, तब अपने आप अकल आ जाएगी आपको। मुखिया को कैद रखा गया। एक दिन मुखिया के नाम की एक चिट्ठी आई। संदेश और उद्धव वहीं पिंजरे के सामने वो चिट्ठी पढ़ने लगे। मुखिया जी, ये लिफाफा बहुत ही दुख भरा जान पड़ता है। क्या? पढ़ो इसे, इसमें क्या लिखा है बताओ मुझे। आप खुद ही पढ़ लीजिए। भाई मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, बस अंगूठा लगाता हूँ। इसे तुम पूरा पढ़ लो। जी, जैसी आपकी मर्जी। लिफाफे में लिखा है कि मैं मंगरू। मुखिया जी, मैं ये लिफाफा बस आपको ये बताने के लिए लिख रहा हूँ कि आपके सारे खेत जल चुके हैं। आप जल्द से जल्द लौट आइए। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? काश मैं यहाँ चोरी करने की जगह अपने कस्बे में होता तो अपने खानदान को संभाल पाता। अब मैं क्या करूँ? इसलिए मैं चाहता था कि मुखिया जी आप ये लिफाफा खुद पढ़िए, और कम से कम अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं हर इंसान के हाथ में ये यंत्र क्यों पहुंचाना चाहता हूँ। मुखिया का सिर दुख और शर्म के भार से नीचे हो गया। संदेश का रास्ता अब साफ हो गया था और धीरे धीरे उसने अपने इस यंत्र को गांव से राज्य और राज्य से देश भर में मशहूर कर दिया।